सिंदूरी इश्क भाग 27। लंदन। प्राक्षी इस वक्त बेड पर अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी एवं सपने ऑफिस के लिए जा चुका था, क्योंकि ऑफिस जाना उसके लिए जरूरी था। 2 दिन तक यहाँ लंदन में उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग चलने वाली थी। प्राक्षी को अभी भी इतनी थकान महसूस हो रही थी कि उसका सोने का मन कर रहा था, तो फिर वो कुछ घंटे के लिए सोने वाली थी, जब तक एवास नहीं आ जाता, क्योंकि एवास उसे बोलकर गया था कि शाम को वो दोनों लंदन घूमने जाएंगे। तो प्राक्षी अभी रेस्ट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में राठौड़ मैंशन में दादाजी ने देविका और माधवी की हालत खराब करके रखी हुई थी। इस वक्त वो उन दोनों के ससुर से सास बन गए थे, जैसे सास अपनी बहुओं पर शासन चलाती हैं, बस उसी तरह से दादाजी भी उन दोनों पर अपना शासन चला रहे थे। स्नेहा को तो बहुत मजा आ रहा था देविका और माधवी की हालत देखकर। मजा तो अश्विनी जी और चैतन्य जी को भी आ रहा था। इस वक्त दादाजी ने घर के सारे सर्वेंट को छुट्टी दे दी थी और घर का सारा काम माधवी और देविका कर रही थी। इस वक्त वो दोनों घर में पोंछा लगा रही थी। उन दोनों की हालत देखकर चैतन्य जी ने अश्विनी जी से कहा, भैया कुछ भी हो बहुत मजा आ रहा है मुझे तो इन दोनों की हालत देखकर। ये माधवी बहुत दबा कर रखती थी मुझे, हमेशा मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाती रहती थी। सांस लेना मुश्किल कर दिया था इस औरत ने मेरा, और पैसे तो ऐसे उड़ाती थी जैसे इसके घर वालों ने दहेज में खजाना दिया हो मुझे। अब ठीक है, ये इसी लायक है पोछा लगाने के। अश्विनी जी ने चैतन्य जी को जवाब देते हुए बोला, सही कहा तुमने चैतन्य, बहुत परेशान किया है हमारी बीवियों ने हमें। आज इनकी बारी है परेशान होने की। ये हमारी बहू के साथ गलत करने से पहले ये भूल गई थी कि ये भी तो बहू है किसी की। हाँ, कुछ देर के लिए इन दोनों की बातों में आकर हम दोनों भटक गए थे, लेकिन हमारे पापा जी ने हम दोनों की आंखें खोल दी। और जब से प्राक्षी का सच पता चला है मुझे, तब से मैंने ठान लिया है कि इस बार मैं मेरे इवास की खुशियाँ किसी को भी नहीं छीनने दूंगा। माधवी अपना मुंह बनाते हुए देविका से बोली, देख रही हो दीदी हमारे पतियों को कैसे तमाशा देख रहे हैं। अब तो तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत जल्द आपकी प्यारी बहू हम दोनों को इस मेंशन से बाहर कर देगी। खुद तो इवास की बीवी बनकर उसके साथ ऐश कर रही है महारानी बनकर लंदन में, और हमें यहाँ पर नौकरानी बना दिया है। व्यासे क्या हालत हो गई है हम दोनों की। ऊपर से मेरी ये बेटी मेरे ही मजे ले रही है। दीदी मुझसे अब ये सब नहीं होगा, बहुत काम कर लिया हमने, अभी तक एक अन्ना का दान तक नसीब नहीं हुआ हम दोनों को। देविका ने गुस्से में माधवी से कहा, माधवी उस प्राक्षी को मैं इस मेंशन की मालकिन कभी भी नहीं बनने दूंगी, चाहे कुछ ता भी हो जाए उसे तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। जिस तरह से आज हम नौकरों वाला काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ये प्राक्षी करने वाली है। तभी दादाजी उन दोनों को देखकर बोले, तुम दोनों जल्दी जल्दी काम करो, मुझे काम चोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी प्राक्षी बहू की बुराई बद में तुम दोनों कर लेना। अगर तुम दोनों ने काम चोरी की तो आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। दादाजी की बात सुनकर वो दोनों बस अपने मन में कुर्रका रह जाती है। देविका से ज्यादा तो माधवी की हालत खराब थी। आखिर जब से राठौड़ मैंशन में वो आई थी शादी करके, तब से महारानी वाले ऐशो आराम जो नसीब हो रहे थे, लेकिन दादाजी ने महारानी से नौकरानी बना दिया था दोनों को। एक ही दिन में माधवी और देविका की
औकात दादाजी ने दिखा दी थी, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी कहाँ होती है। बस वही हाल उन दोनों का भी था। दूसरी तरफ लंदन में प्राक्षी इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ब्लाउज की आस्तीन स्लीवलेस थी। उसके ब्लाउज का बैक थोड़ा सा डीप था। प्राक्षी ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। उसने साड़ी से मैचिंग इयरिंग और चूड़ियां पहनी हुई थी। लाइट मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो तो हमेशा से खूबसूरत ही थी। उसकी दोनों को देविका ने गुस्से में माधवी से कहा, माधवी, उस प्राक्षी को मैं इस मेंशन की मालकिन कभी भी नहीं बनने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे तो मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। जिस तरह से आज हम नौकरों वाला काम कर रहे हैं, बहुत जल्द ये प्राक्षी करने वाली है। तभी दादाजी उन दोनों को देखकर बोले, तुम दोनों जल्दी जल्दी काम करो, मुझे काम चोरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी प्राक्षी बहू की बुराई बद में तुम दोनों कर लेना। अगर तुम दोनों ने काम चोरी की तो आज तुम दोनों को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। दादाजी की बात सुनकर वो दोनों बस अपने मन में कुड़कर रह जाती है। देविका से ज्यादा तो माधवी की हालत खराब थी। आखिर जब से राठौड़ मैंशन में वो आई थी शादी करके, तब से महारानी वाले ऐशो आराम जो नसीब हो रहे थे, लेकिन दादा जी ने महारानी से नौकरानी बना दिया था। दोनों को एक ही दिन में माधवी और देविका की औकात दादाजी ने दिखा दी थी। लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी कहाँ होती है। बस वही हाल उन दोनों का भी था। दूसरी तरफ लंदन में प्राक्षी इस वक्त मिरर के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। उसने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके ब्लाउज की आस्तीन स्लीवलेस थी। उसके ब्लाउज का बैक थोड़ा सा डीप था। प्राक्षी ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। उसने साड़ी से मैचिंग इयरिंग और चूड़ियां पहनी हुई थी। लाइट मेकअप में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो तो हमेशा से खूबसूरत ही थी। उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी मेल्ट हो जाए। आज एवांस पर तो बिजली ही गिरने वाली थी प्राक्षी को देखकर। प्राक्षी अभी अपने आप को मिरर में देख ही रही थी, तभी उसके फोन पर एक एमएसजी आता है। उस एमएसजी को देखकर प्राक्षी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि ये एमएसजी एवांस का ही था। एवांस का एमएसजी पढ़कर प्राक्षी अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल जाती है, क्योंकि विला के बाहर एवांस प्राक्षी का इंतजार कर रहा था, जो अभी अभी ऑफिस से आया था। और उसने प्राक्षी को एमएसजी किया था कि वो विला के बाहर आए। एवांस उसका बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। प्राक्षी जब विला के बाहर आती है तो उसकी नज़र सीधा एवांस पर ही टिक जाती है। एवांस ने आज ब्लैक बिजनेस शूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। हैंडसम तो वो हमेशा लगता था, लेकिन प्राक्षी आज उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। एवांस अपनी गाड़ी से टिककर अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। उसने प्राक्षी को नज़र उठाकर देखा तक नहीं था। प्राक्षी अब तक एवांस के पास आकर खड़ी हो गई थी। प्राक्षी अभी भी एवांस को ही देख रही थी, लेकिन एवांस अपने फ़ोन में ही बिजी था। प्राक्षी का मुंह बन गया था इस बात से कि एवांस ने उसे नज़र उठाकर देखा तक नहीं। तभी एवांस ने प्राक्षी से कहा, अपनी नज़रों से ही मेरी जान लेने का इरादा है या फिर अपनी खूबसूरती से ही मुझे मार दोगी। प्राक्षी अपनी हथेली एवांस के मुंह पर रख देती है। एवांस जब उसे अपनी नज़र उठाकर देखता है तो प्राक्षी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जो आंखों से बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क आए थे। जारी